नमस्कार। मैं आज आपको महादेवी वर्मा जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, चीनी यात्री। मुझे चीनियों में पहचान कर स्मरण करने योग्य विभिन्नता कम मिलती है। कुछ समतल मुंह पर एक ही सांचे में ढले से जान पड़ते हैं। उनकी एक रास्ता दूर करने वाली वस्त्र पर पड़ी हुई सिकुड़न जैसी नाक के गठन में भी विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। कुछ तिरछी, अधखुली और विरल भूरी बरूनियों वाली आंखों की तरल रेखाकृति देखकर भ्रांति होती है कि वे सब एक नाप के अनुसार किसी तेज धार से चीरकर बनाई गई हैं। स्वाभाविक पीत वर्ण धूप के कारण, चरण चिन्हों पर पड़े हुए धूल के आवरण के कारण कुछ ललछोहे सूखे पत्तों की समानता पा लेता है। आकार, प्रकार, वेशभूषा सब मिलकर इन दूर देशियों को यंत्र चालित पुतलों की भूमिका देते हैं। इसी से अनेक बार देखने वालों पर भी एक फेरी वाले चीनी को दूसरे से भिन्न करके पहचानना कठिन है। पर आज मुखों की एक रूप समष्टि में मुझे एक मुख आर्द्र नीलिमामयी आंखों के साथ स्मरण आता है, जिसकी मौन भंगिमा कहती है, हम कार्बन की कापियां नहीं हैं। हमारी भी एक कथा है। यदि जीवन की वर्णमाला के संबंध में तुम्हारी आंखें निरक्षर नहीं हैं तो तुम पढ़कर देखो ना। कई वर्ष पहले की बात है। मैं तांगे से उतरकर भीतर आ रही थी और भूरे कपड़े का गट्ठर बाएं कंधे के सहारे पीठ पर लटकाए हुए दाहिने हाथ में लोहे का गज घुमाता हुआ चीनी फेरी वाला फाटक से बाहर निकल रहा था। संभवतः मेरे घर को बंद पाकर लौटा जा रहा था। कुछ लेगा मेम साहब? दुर्भाग्य का मारा चीनी। उसे क्या पता कि यह संबोधन मेरे मन में रोष की सबसे तुंग तरंग उठा देता है। मैया, माता, जीजी, दीदिया, बिटिया आदि न जाने कितने संबोधनों से मेरा परिचय है और सब मुझे प्रिय हैं, पर यह विजातीय संबोधन मानो सारा परिचय छीनकर मुझे गाउन में खड़ा कर देता है। इस संबोधन के उपरांत मेरे पास से निराश होकर लौटना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मैंने अवज्ञा से उत्तर दिया, मैं विदेशी फॉरेन नहीं खरीदती। हम फॉरेन हैं, हम तो चाइना से आता है। कहने वाले के कंठ से सरल विस्मय के साथ उपेक्षा की चोट से उत्पन्न चोट भी थी। इस बार रुककर उत्तर देने वाले को ठीक से देखने की इच्छा हुई। धूल से मटमैले सफ़ेद किरमिच के जूते में छोटे पैर छिपाए, पतलून और पैजामे का सम्मिश्रित परिणाम जैसा पैजामा और कुर्ते तथा कोट की एकता के आधार पर सिला कोट पहने, उगड़े हुए किनारों से पुरानेपन की घोषणा करते हुए हैट से आधा माथा ढके, दाढ़ी मूछ विहीन दुबली नाटी जो मूर्ति खड़ी थी, वह तो शाश्वत चीनी है। उसे सबसे अलग करके देखने का प्रश्न जीवन में पहली बार उठा। मेरी उपेक्षा से उस विदेशी को चोट पहुंची। वह सोचकर मैंने अपनी नहीं को और अधिक कोमल बनाने का प्रयास किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। चीनी भी विचित्र निकला। हमको भाई बोला है तब जलूल लेगा। हाँ, होम करते हाथ जला वाली कहावत हो गई। विवश वो कहना पड़ा, देखो तुम्हारे पास है क्या? चीनी बरामदे में कपड़े का गट्ठर उतारता हुआ कह चला, बहुत अच्छा सिल्क लाता है सिस्टर, चाइना सिल्क क्रेप। बहुत कहने सुनने के उपरांत 2 मेजपोश खरीदना आवश्यक हो गया। सोचा चलो छुट्टी हुई। इतनी कम बिक्री होने के कारण चीनी अब कभी इस और आने की भूल न करेगा। पर 15 दिन बाद
वह बरामदे में अपनी गठरी पर बैठकर गज को फर्श पर बजा बजा कर गुनगुनाता हुआ मिला। मैंने उसे कुछ बोलने का अवसर न देकर व्यस्त भाव से कहा, अब तो मैं कुछ ना लूँगी, समझे। चीनी खड़ा होकर जेब से कुछ निकालता हुआ प्रफुल्ल मुद्रा में बोला, सिस्टर का वास्ते हैंकी लाता है, बहुत बेस्ट, सब सेल हो गया, हम इसको पॉकेट में छिपा के लाता है। देखा कुछ रुमाल थे, ऊदी रंग के डोरे से भरे हुए किनारों का एक घुमावदार और कोनों में उसी रंग से बने नन्हे फूलों का की प्रत्येक पंखुड़ी चीनी नारी की कोमल उंगलियों की कलात्मकता ही नहीं व्यक्त कर रही थी, जीवन के अभाव की करुण कहानी भी कह रही थी। मेरे मुख के निषेधात्मक भाव को लक्ष्य कर अपनी नीली रेखाकृति आंखों को जल्दी जल्दी बंद करते और खोलते हुए वह एक सांस में सिस्टर के वास्ते लाता है, सिस्टर का वास्ते लाता है दोहराने तिहराने लगा। मन में सोचा, अच्छा भाई मिला है। बचपन में मुझे लोग चीनी कहकर चिढ़ाया करते थे। संदेह होने लगा कि उस चिढ़ाने में कोई तत्व भी रहा होगा, अन्यथा आज सचमुच का चीनी सारे इलाहाबाद को छोड़कर मुझसे बहन का संबंध क्यों जोड़ने आता। पर उस दिन से चीनी को मेरे यहाँ जब तब आने का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। चीन का साधारण श्रेणी का व्यक्ति भी कला के संबंध में विशेष अभिरुचि रखता है, इसका पता भी मुझे उसी चीनी की परिष्कृत रुचि में मिला। नीली दीवार पर किस रंग के चित्र सुंदर जान पड़ते हैं, हरे कुशन पर किस प्रकार के पक्षी अच्छे लगते हैं, सफ़ेद पर्दे के कोनों में किस बनावट के फूल पत्ते खिलेंगे आदि के विषय में चीनी उतनी ही जानकारी रखता था जितनी किसी अच्छे कलाकार में मिलेगी। रंग से उसका अति परिचय यह विश्वास उत्पन्न कर देता था कि वह आंखों पर पट्टी बांध देने पर भी केवल स्पर्श से रंग पहचान लेगा। चीन के वस्त्र, चीन के चित्र आदि की रंगमयता देखकर भ्रम होने लगता है कि वहाँ की मिट्टी का हर कण भी इन्हीं रंगों से रंगा हुआ ना हो। चीन देखने की इच्छा प्रकट करते ही सिस्टर का वास्ते हम चलेगा कहते कहते चीनी की आंखों की नीली रेखा प्रसन्नता से उजली हो उठी थी। अपनी कथा सुनाने के लिए भी वह विशेष उत्सुक रहा करता था, पर कहने सुनने वाले के बीच की खाई बहुत गहरी थी। उसे चीनी और बर्मी भाषाएं आती थी, जिनके संबंध में अपनी सारी विद्या बुद्धि के साथ में आंखों के अंधे नाम नैनसुख की कहावत चरितार्थ करती थी। अंग्रेजी की क्रियाविहीन संज्ञाएं और हिंदुस्तानी की क्रियाओं के सम्मिश्रण से जो विचित्र भाषा बनती थी, उसमें कथा का सारा मर्म बंधा नहीं पाता था। जो कथाएं हृदय का बांध तोड़कर दूसरों को अपना परिचय देने के लिए बह निकलती है, वे प्रायः करुण होती हैं और करुणा की भाषा शब्दहीन रहकर भी बोलने में समर्थ है। चीनी फेरी वाले की कथा भी इसी का अपवाद रही। जब उसके माता पिता ने मांडले आकर चाय की छोटी दुकान खोली, तब उसका जन्म हुआ था। उसे जन्म देकर और 7 वर्ष की बहन के संरक्षण में छोड़कर जो परलोक सिधारी, उस अनदेखी माँ के प्रति चीनी की श्रद्धा अटूट थी। संभवतः माँ ही ऐसा प्राणी है जिसे कभी न देख पाने पर भी मनुष्य ऐसे स्मरण करता है जैसे उसके संबंध में कुछ जानना बाकी ही नहीं। यह स्वाभाविक भी है। मनुष्य को संसार से बांधने वाला विधाता माँ ही है। इसी से उसे न मानकर संसार को न मानना सहज है, पर संसार को मानकर उसे न मानना असंभव ही रहता है। पिता ने
जब दूसरी बर्मी चीनी स्त्री को गृहिणी पद पर अभिक्षिप्त किया, तब उन मातृहीनों की यातना कठोर कहानी आरंभ हुई। दुर्भाग्य इतने से ही संतुष्ट न हो सका, क्योंकि उसके 5वें वर्ष में पैर रखते न रखते एक दुर्घटना में पिता ने भी प्राण खोए। अन्य अबोध बालकों के समान उसने सहज ही अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया, पर बहन और विमाता में किसी प्रस्ताव को लेकर जो वैमनस्य बढ़ रहा था, वह इस समझौते को उत्तरोत्तर विषाक्त बनाने लगा। किशोरी बालिका की अवज्ञा का बदला उसी को नहीं, उसके अबोध भाई को कष्ट देकर चुकाया जाता था। अनेक बार उसने ठिठुरती हुई बहन की कंपित उंगलियों में अपना हाथ रखकर उसके मलिन वस्त्रों में अपना आंसुओं से धुला मुख छिपा और उसकी छोटी सी गोद में सिमट कर भूख मिटाई थी। कितनी ही बार सवेरे आंख मूंदकर बंद द्वार के बाहर दीवार से टिकी हुई बहन की ओर से गीले बालों में वह अपनी ठुठुरी हुई उंगलियों को गर्म करने का व्यर्थ प्रयास करते हुए उसने पिता के पास जाने का रास्ता पूछा था। उत्तर में बहन के फीके गाल पर चुपचाप ढुलक आने वाले आंसू की बड़ी बूंद देखकर वह घबरा कर बोल उठा था, उसे कहवा नहीं चाहिए, वह तो पिता को देखना भर चाहता है। कई बार पड़ोसियों के यहाँ रकाबियाँ धोकर और काम के बदले भात मांगकर बहन ने भाई को खिलाया था। व्यथा की कौन सी अंतिम मात्रा ने बहन के हृदय का बांध तोड़ डाला, इसे अबोध बालक क्या जाने। पर एक रात उसने बिछौने पर लेटकर बहन की प्रतीक्षा करते करते आधी आंख खोली और विमाता को कुशल बाजीगर की तरह मैली कुचैली बहन का काया पलट करते देखा। उसके सूखे होठों पर विमाता की मोटी उंगली ने दौड़ दौड़ कर लाली फेरी, उसके फीके गालों पर चौड़ी हथेली ने घूम घूम कर सफ़ेद रंग भरा और उसके रूखे बालों को कठोर हाथों ने घेर घेर कर संवारा। तब नए रंगीन वस्त्रों में सजी हुई उस मूर्ति को एक प्रकार से ठेलती हुई विमाता रात के अंधकार में बाहर अंतर्हित हो गई। बालक का विस्मय भय में बदल गया और भय ने रोने में शरण पाई। कब वह रोते रोते सो गया इसका पता नहीं, पर जब वह किसी के स्पर्श से जागा तो बहन उस गठड़ी बने हुए भाई के मस्तक पर मुख रखकर सिसकियां रोक रही थी। उस दिन उसे अच्छा भोजन मिला, दूसरे दिन कपड़े, तीसरे दिन खिलौने, पर बहन के दिनों दिन विवर्ण होने वाले होठों पर अधिक गहरे रंग की आवश्यकता पड़ने लगी। उसके उत्तरोत्तर फीके पड़ने लगे और गालों पर देर तक पाउडर मला जाने लगा। बहन के छींचते शरीर और घटती शक्ति का अनुभव बालक करता था, पर वह कहे किससे, क्या करे, यह उसकी समझ से बाहर की बात थी। बार बार सोचता था पिता का पता मिल जाता तो सब ठीक हो जाता। उसके स्मृति पट पर माँ की कोई रेखा नहीं, परंतु पिता का जो अस्पष्ट चित्र अंकित था, उसे उनके स्नेहशील होने में संदेह नहीं रह जाता। प्रतिदिन निश्चय करता कि दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पिता का पता पूछेगा और एक दिन चुपचाप उनके पास पहुंच और उसी से चुपचाप उन्हें घर लाकर खड़ा कर देगा। तब यह विमाता डर जाएगी और बहन कितनी प्रसन्न होगी। चाय की दुकान का मालिक अब दूसरा था, परंतु पुराने मालिक के पुत्र के साथ उसके व्यवहार में सहृदयता कम नहीं रही। इसी से बालक एक कोने में सुकड़ कर खड़ा हो गया और आने वालों से हकला हकला कर पिता का पता पूछने लगा। कुछ ने उसे आश्चर्य से देखा, कुछ मुस्कुरा दिए,
पर दो एक ने दुकानदार से कुछ ऐसी बात कही जिससे वह बालक को हाथ पकड़कर बाहर ही नहीं छोड़ाया। इस भूल की पुनरावृत्ति होने पर विमाता से दंड दिलाने की धमकी भी दे गया। इस प्रकार इस खोज का अंत हुआ। बहन का संध्या होते ही काया पलट, फिर उसका आधी रात बीत जाने पर भारी पैरों से लौटना, विशाल शरीर वाली विमाता का जंगली बिल्ली की तरह हल्के पैरों से बिछोने में उछलकर उतर कर आना और बहन के हाथों से बटुए का छीन जाना और उसका भाई के मस्तक पर मुख रखकर स्तब्ध भाव से पड़ रहना आदि क्रम ज्यों के त्यों चलते रहे। पर एक दिन बहन लौटी ही नहीं। सवेरे विमाता को कुछ चिंतित भाव से उसे खोजते देख बालक सहसा किसी अज्ञात भय से शहर उठा। मात्र उसकी एकमात्र बहन, पिता का पता न पा सका, अब बहन भी खो गई। वह जैसा था वैसा ही बहन को खोजने के लिए गली गली में मारा मारा फिरने लगा। रात में वह जिस रूप में परिवर्तित हो जाती थी, दिन में उसको पहचान सकना कठिन था। इसी से वह अच्छे कपड़े पहने हुए जाता दिखता। उसी के पास पहुंचने के लिए सड़क के एक ओर से दूसरी ओर दौड़ पड़ता। कभी किसी से टकरा कर गिरते गिरते बचता, कभी किसी से गाली खाता, कभी कोई दया से प्रश्न कर बैठता, क्या इतना जरा सा भी लड़का पागल हो सक गया है। इसी तरह भटकता हुआ वह गृहकटों के गिरोह में पड़ गया। तब उसकी दूसरी शिक्षा आरंभ हुई। जैसे लोग कुत्ते को दो पैरों से बैठना, गर्दन उठाकर खड़ा होना, मुंह पर पंजे रखकर सलाम करना आदि कर्तव्य सिखाते हैं, उसी प्रकार वे सब उसे तंबाकू के धुएं और दुर्गंधित सांस से भरे और फटे चीथड़े, टूटे बर्तन और मैले शरीरों से बसे हुए कमरे में बंद कर कुछ विशेष संकेतों और हंसने रोने के अभिनय में पारंगत बनाने लगे। हंसी का स्रोत इस प्रकार सूख गया कि अभिनय करने में वह बार बार भूल करता और मार खाता। पर करंदन उसके भीतर इतना अधिक उमड़ा रहता था कि जरा मुंह बनाते ही दोनों आंखों से दो गोल गोल बूंदें नाक के दोनों ओर निकल जाती और मुंह के दोनों सिरों को छूती हुई ठोड़ी के नीचे तक जाती। इसे अपनी दुर्लभ शिक्षा का फल समझकर रों से काले उदर पर पीला सा रंग बांधने लगा। उसका शिक्षक प्रसन्नता से उछलकर उसे एक लात मारकर पुरस्कार देता। वह दल बर्मी, चीनी, श्यामी आदि का मिश्रण था। इसी से चोरों की बारात में अपनी अपनी होशियारी के सिद्धांत का पालन बड़ी सतर्कता से हुआ करता। जो उस पर कृपा रखते थे और विरोधियों का संदेह पात्र होकर पिटना भी उसका परम कर्तव्य हो जाता था। किसी की कोई वस्तु खोते ही उस पर संदेह की दृष्टि आरंभ हो जाती और बिना चुराए ही वह चोर के समान कांपने लगता। तब सब चोर के घर छिछोर पर जो मरम्मत होती थी उसका स्मरण करके चीनी की आंखें आज भी व्यथा और अपमान से धक धक चलने लगती थी। सबके खाने के पात्र में बचा खाना एक ताम चीनी के छोटे टेढ़े मेढ़े बर्तन में सिगार से जगह जगह जले हुए कागज से ढककर रख दिया जाता था, जिसे वह हरी आंखों वाली बिल्ली के साथ मिलकर खाता था। बहुत रात गए तक उसके नरक के साथी एक एक करके आते और अंगीठी के पास सुकड़ कर लेटे हुए बालक को ठुकराते हुए निकल जाते। उनके पैरों की आहट को पढ़ने का उसे अच्छा अभ्यास हो चला था। जो हल्के पैरों को जल्दी जल्दी रखता हुआ जाता उसे बहुत मिल गया है। जो शिथिल पैरों को घसीटता हुआ लौटता वह खाली है। जो दीवार को टटोलता हुआ लड़खड़ाते पैरों से बढ़ता वह शराब में सब खोकर बेसुध आया है।
जो धेली से ठोकर खाकर धम धम पैर रखता हुआ घुसता, वह किसी से झगड़ा मोल लेकर आया है। यह ज्ञान उसे अनजाने में ही प्राप्त हो गया था। यदि दीक्षांत संस्कार के उपरांत विद्या के उपयोग का श्री गणेश होते ही उसकी भेंट पिता के एक परिचित एक चीनी व्यापारी से न होती, तो इस साधना से प्राप्त विद्वत्ता का क्या अंत होता, यह बताना कठिन है। पर संयोग ने उसके जीवन की दशा को इस प्रकार बदल दिया कि वह कपड़े की दुकान पर व्यापारी की विद्या सीखने लगा। प्रशंसा के पुल बांधते वर्षों पुराना कपड़ा सबसे पहले उठा लाना, गज से इस प्रकार नापना कि जो बराबर के भी आगे न बढ़े और अंगुल भर पीछे रह जाए। रुपए से लेकर पाई तक खूब देखभाल कर लेना और लौटाते समय पुराने खोटे पैसे विशेष रूप से खनका खनका कर देल डालना आदि का ज्ञान कम रहस्यमय नहीं था। पर मालिक के साथ भोजन मिलने के कारण बिल्ली के संग सहभोज की आवश्यकता नहीं रही। दुकान में सोने की व्यवस्था होने से अंगीठी के पास ठोकरों से पुरस्कृत होने की व्यवस्था जाती रही। चीनी छोटी अवस्था में ही समझ गया था कि धन संचय से संबंध रखने वाली सभी विद्याएं एक सी हैं, पर मनुष्य किसी का प्रयोग प्रतिष्ठापूर्वक कर सकता था और किसी का छिपाकर। कुछ अधिक समझदार होने पर उसने अपनी अभागी बहन को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, पर उसका पता न चले। ऐसी बालिकाओं का जीवन खतरे से खाली नहीं रहता। कभी वे मूल्य देकर खरीदी जाती हैं और कभी बिना मूल्य के गायब कर दी जाती हैं। कभी वे निराश होकर आत्महत्या कर लेती हैं और कभी शराबी ही नशे में उन्हें जीवन से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार उस दिशा में खोज का मार्ग ही बंद कर दिया। इसी बीच मालिक के काम से चीनी रंगून आया। फिर 2 वर्ष कलकत्ते में रहा। तब अन्य साथियों के साथ उसे इस ओर जाने का आदेश मिला। यहाँ शहर में एक चीनी जूते वाले के घर ठहरा और सवेरे 8 से 12 और 2 से 6 तक फेरी लगाकर कपड़े बेचता रहता है। चीनी की 2 ही इच्छाएं हैं, ईमानदार बनने की और बहन को ढूंढ लेने की, जिसमें से एक की पूर्ति तो स्वयं उसके हाथ में है और दूसरे के लिए वह प्रतिदिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता है। बीच बीच में वह महीनों के लिए बाहर चला जाता था, पर लौटते ही सिस्टर का वास्ते ई लाता है कहकर कुछ न कुछ लेकर उपस्थित हो जाता। इस प्रकार उसे देखते देखते मैं इतनी अभ्यक्त हो चुकी थी कि जब एक दिन मैं सिस्टर का वास्ते कहकर शब्दों की खोज करने लगा, तब मैं उसकी कठिनाई न समझकर हंस पड़ी। धीरे धीरे पता चला बुलावा आया है, वह लड़ने के लिए चाइना जाएगा। इतनी जल्दी कपड़े कहाँ बेचे और न बेचने पर मालिक को हानि पहुंचाकर बेईमान कैसे बने। यदि मैं उसे आवश्यक रुपया देकर सब कपड़े ले लूं, तो वह मालिक का हिसाब चुकता कर तुरंत देश की ओर चल दे। किसी दिन पिता का पता पूछने पर वह हकलाया था। आज भी संकोच से हकला रहा था। मैंने सोचने का अवकाश पाने के लिए प्रश्न किया, तुम्हारे तो कोई है ही नहीं, फिर बुलावा किसने भेजा? चीनी की आंखें विस्मय से भरकर पूरी खुल गई। हम कब बोला कि हमारा चाइना नहीं है? हम कब ऐसा बोला सिस्टर? मुझे स्वयं अपने प्रश्न पर लज्जा आई। उसका इतना बड़ा चीन रहते वह अकेला कैसे होगा? मेरे पास रुपया रहना ही कठिन है, अधिक रुपए की चर्चा ही क्या। पर कुछ अपने पास खोज ढूंढकर दूसरों से उधार लेकर मैंने चीनी के जाने का प्रबंध किया। मुझे अंतिम अभिवादन कर जब वह चंचल पैरों से जाने लगा तब मैंने पुकार कहा, यह गज तो लेते जाओ। चीनी सहज स्मित के साथ घूमकर सिस्टर का वास्ते ही कह सका, शेष शब्द उसके हकलाने में खो गए। आज कई वर्ष हो चुके हैं। चीनी को फिर देखने की संभावना नहीं। उसकी बहन से मेरा कोई परिचय नहीं, पर न जाने क्यों दोनों भाई बहन मेरी
स्मृति पट से हटते ही नहीं। चीनी की गठरी में से कई थान अपने ग्रामीण बालकों के कुर्ते बनाकर खर्च कर चुकी हूँ, परंतु अब भी 3 थान मेरी अलमारी में रखे हैं और लोहे का गज दीवार के कोने में खड़ा है। एक बार जब इन थानों को देखकर एक खादी भक्त बहन ने आक्षेप किया था कि जो लोग बाहर से विशुद्ध खद्दरधारी हैं वे विदेशी रेशम के थान खरीद कर रखते हैं, इसी से देश की उन्नति नहीं होती, तब मैं बड़े कष्ट से हंसी रोक सकी थी। वह जन्म का दुखियारा, मात्र पितृहीन और बहन से बिछड़ा हुआ चीनी भाई अपने समस्त स्नेह के आधार चीन में पहुंचने का आत्मतोष पा गया है। इसका कोई प्रमाण नहीं, पर मेरा मन यही कहता है। यह महादेवी वर्मा जी का अपना संस्मरण है। बहुत अच्छी कहानी है। उम्मीद है सबको पसंद आएगी। धन्यवाद।